बात करते हैं अबाउट द डिजीजेस ऑफ ब्लड। तो डिजीज ऑफ ब्लड में सबसे पहले हमारे पास आता है ल्यूकोसाइटोसिस, जिसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज्ड इन द लेवल ऑफ ल्यूकोसाइट। जो बेसिकली ल्यूकोसाइट का नंबर होता है वो बढ़ जाता है एंड इट इज़ मेनली इन द केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक होता है हमारे पास ल्यूकोपीनिया, जिसमें ल्यूकोसाइट का जो नंबर होता है इट विल गेट डिक्रीज्ड एंड ये हमें वायरल इन्फेक्शन में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आता है हमारे पास, हम बात करेंगे अबाउट एबनॉर्मल आरबीसीज कि एबनॉर्मल आरबीसीज कैसी कैसी दिखती हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर इट। तो सबसे पहले हमारे पास है एनाइसोसाइटोसिस। जब हमारे पास जो आरबीसी है उसके शेप में साइज में इरेगुलरिटीज़ हो, इट इज़ नोन एज एनाइसोसाइटोसिस। दूसरा है पॉइक्युलोसाइटोसिस, जब हमारी शेप में इरेगुलरिटीज़ हो, देखो साइज होगा तो एनाइसोसाइटोसिस, शेप होगा तो पॉइक्युलोसाइटोसिस। फिर आता है हमारे पास स्पेरोसाइट्स। स्पेरोसाइट्स क्या होते हैं, व्हेन बोथ साइड्स ऑफ आरबीसीज आर बल्ज्ड आउट। बेसिकली जो आरबीसी के दोनों साइड जो है ना बल्ज आउट हो जाएंगे एंड इट विल गिव अ स्पेरिकल शेप टू द आरबीसी। अब उसके बाद आता है हमारे पास टारगेट सेल। टारगेट सेल क्या होते हैं, ऐसी आरबीसी जिसमें सेंट्रल में हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है एंड अराउंड द थिन रिम हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, देयर विल बी अ रिम ऑफ हीमोग्लोबिन सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसोफिलिक स्टिप्लिन। जब हमारे रेड ब्लड सेल्स में हमें ब्लू स्टेनिंग ग्रैन्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। अब आता है हाइंस बॉडी। हाइंस बॉडी क्या होती है, सो बेसिकली जब हमें आरबीसी के अंदर रिफ्रैक्टाइल बॉडीज देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है, तो हम उसको हाइंस बॉडीज कहते हैं एंड इट इज़ मेनली डेमोस्ट्रेटेड बाय न्यू मिथाइलिन ब्लू स्टेन। अब आता है हमारे पास क्या, हावल्स वाली बॉडीज़। तो हावल्स वाली बॉडीज़ क्या है, बेसिकली हमारे आरबीसी के अंदर जब हमें स्मॉल स्फेरिकल और ई-सेंट्रिक न्यूक्लियर रेमिनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, सो दिस इट इज़ नोन एज हावल जॉली बॉडीज़। अब आता है हमारे पास हाइपोक्रोमेशिया। हाइपोक्रोमेशिया एक ऐसी कंडीशन है जब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाए। पॉलीक्रोमेशिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमें आरबीसी के अंदर पिंक और वायलेट कलर देखने के लिए मिले, ठीक है। और एक कुछ होता है पंस्टेट बेसोफिलिया, जब हमें पर्पल कलर के ग्रैन्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं तो इट इज़ नोन एज पंस्टेट बेसोफिलिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी। तो एक कंडीशन होती है हमारी न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया का मतलब क्या होता है, जब न्यूट्रोफिल्स की कंडीशन बढ़ जाए, ठीक है। तो हमें ये कब देखने के लिए मिलेगी, इट कैन बी सीन इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लंग एब्सेस, कार्डियक डैमेज एंड टीआरपी, ठीक है। अब आती है इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिलिया क्या होता है, व्हेन concentration and the numbers of eosinophils will get increase, ठीक है। अब eosinophil कब increase होते हैं, ड्यूरिंग एलर्जी, ड्यूरिंग हाइपरसेंसिटिविटी, ड्यूरिंग पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ड्यूरिंग ब्रोंकियल एजमा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास एक नया टॉपिक दैट इज ल्यूकोपीनिया। जब हमारा जो डब्ल्यूबीसी सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स का काउंट है वो घट जाए, या हमें सीडी, आईसीएच, फेलाइन पैनल्यूकोपीनिया, स्वाइन फीवर, बोवाइन वायरल डायरिया, रिंडर पेस्ट, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, लेड, डीडीटी, ठीक है, साथ ही साथ थेलियम, मरकरी और मरकरी जैसे पॉइजनिंग में हमें ये देखने के लिए मिलता है। अब आता है लिम्फोसाइटोसिस। तो लिम्फोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, जब हमारी जो सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स हैं उनका कंसंट्रेशन या उनका नंबर हमारा बॉडी में बढ़ जाए, ठीक है। ये हमें कब देखने के लिए मिलेगा, टीबी में, इन्फ्लुएंजा में, ल्यूकीमिया में एंड न्यूप्लाज्म में, ठीक है। न्यूप्लाज्मा मतलब ट्यूमरस ग्रोथ के दौरान, ठीक है। अब है हमारे पास मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस एक ऐसी कंडीशन है जब जो सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स हैं उनका नंबर हमारे ब्लड में बढ़ जाए। कब देखने के लिए मिलेगा, टीबी में देखने के लिए मिलेगा, मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आता है एक शिफ्ट टू लेफ्ट, एक होता है रीजेनरेटिव शिफ्ट टू लेफ्ट, एक होता है डीजेनरेटिव शिफ्ट टू लेफ्ट एंड एक होता है शिफ्ट टू राइट। तो शिफ्ट टू लेफ्ट किस में देखने के लिए मिलता है, बेसिकली जब हमारे पास ब्लड में यंग और इमैच्योर ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। रीजेनरेटिव शिफ्ट टू लेफ्ट कब देखने के लिए मिलता है, जब टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट का जो काउंट होता है इट विल इंक्रीज अबव द नॉर्मल रेंज, ठीक है, एंड आपको वहाँ पे इमैच्योर न्यूट्रोफिल्स देखने के लिए मिले। अब आता है हमारे पास डीजेनरेटिव शिफ्ट टू लेफ्ट। ये क्या होता है, जब टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, या तो वो नॉर्मल होंगे और या तो बिलो होंगे टू द नॉर्मल रेंज, ठीक है। और शिफ्ट टू राइट क्या होता है, जब हमें हाइपर सेगमेंटेड या एज्ड सेल, जो हाइपर सेगमेंटेड या तो एज्ड सेल हमें आरबीसी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज परप्यूरा हेमरेजिका। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी डिसऑर्डर, एंड जब हमारा उसकी वजह से स्किन के अंदर एक इंटेंसिव हेमरेज, अनकंट्रोल्ड हेमरेज होता है। ठीक है, बेसिकली ये हमें पिक्स वगैरह में देखने के लिए मिलती है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स, एंड इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ मैटरनल इम्यूनिटी। ठीक है, साथ ही साथ जो परप्यूरा हेमरेजिका होता है ये एक एक्यूट सबकुटेनियस हेमरेज कराता है, किसमें? हॉर्सेस में। अब इसके हम लोग टाइप की बात करें तो फर्स्ट वन इज व्हाट? थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन है वो इम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, एंड जो ब्लीडिंग है उसकी वजह से कंटिन्यूस रहेगी। जो कोगुलेशन होगा वो तो नॉर्मल होगा, ब्लड ब्लीडिंग का जो टाइम होगा इट विल बी प्रोलॉन्ग। ठीक है, अब आता है नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन कैपिलरी फ्रेजिबिलिटी। जब कैपिलरी फ्रेजिबिलिटी बढ़ जाती है तब नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका प्लेटलेट का काउंट है इट विल बी नॉर्मल, एंड ये हमें हॉर्सेस में देखने के लिए मिलता है आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई इन्फेक्शन। जो हॉर्सेस स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई इन्फेक्शन से गुजरते हैं तो उनके बॉडी में आपको स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई इन्फेक्शन के बाद नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा देखने के लिए भी मिलेगा। ठीक है, एंड कौन सा इम्यूनोग्लोबिन इन्वॉल्व होता है इसमें? दैट इज IgA। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अब अनीमिया। सो अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जब बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन और नंबर ऑफ RBCs का काउंट पर यूनिट वॉल्यूम में घट जाता है। ठीक है, अब इसके ईटियोलॉजी के बेसिस पर डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। पहला है हमारे पास मोनोसाइटिक मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक। तो बेसिकली मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक अनीमिया में क्या होता है, हमारा जो RBC हैं वो इमेच्योर प्रेजेंट होंगी ब्लड के अंदर बिकॉज ऑफ विटामिन B12, बिकॉज ऑफ कोबाल्ट, फॉलिक एसिड, इंट्रिंसिक एंड एरिथ्रोसाइट मैच्योरेशन फैक्टर डेफिशिएंसी। अब आता है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। जब ये जो बेसिकली हेमरेज है, अनीमिया है, इट इज़ बेसिकली अकर आफ्टर अ रीजनरेटिव फेस और हेमरेज। बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा अनीमिया है जब बॉडी के अंदर रीजनरेटिव फेस चालू होगा। ठीक है, कब? हेमरेज के बाद। तो आपको एनिमल के अंदर मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया देखने के लिए मिलेगा। ये किसकी वजह से हो सकता है? कोई ट्रॉमा हो, ठीक है, कोई वुंड इंजरी हो, कोई ब्लीडिंग हो, कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो। एक आता है हमारे पास नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक अनीमिया, जिसको हम लोग एप्लास्टिक अनीमिया के नाम से भी जानते हैं, या हम लोग हाइपोप्लास्टिक अनीमिया भी कहते हैं। ये प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है इट इज़ बिकॉज ऑफ क्रोनिक हेमरेजेस। ठीक है, न्यूप्लाज्मल ग्रोथ, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, ठीक है, या प्रोथ्रोम्बिन की डेफिशिएंसी हो जाए, एंड सम केमिकल पॉइजनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। ये एक ऐसा अनीमिया होता है जब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ही कम हो जाए। अब फैक्टर्स फॉर रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन क्या हो सकता है? जब डाइट में आपका आयरन की कमी हो, ठीक है, डाइट में आपके कॉपर की कमी हो, साथ ही साथ डाइटरी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन C और एस्कॉर्बिक एसिड की, ठीक है, या पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए, या आपके बॉडी में निकोटिनिक एसिड की कमी हो जाए, या फाइनली राइबोफ्लेविन है उसकी कमी हो जाए। ठीक है, तो एनिमल विल हैव नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्या? नेक्स्ट वन इज माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक अनीमिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि क्रोनिक इंटरस्टाइशियल नेफ्राइटिस, क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ मस्टर्ड, नाइट्रोजन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, सल्फेनाइड्स, बिस्मथ, आर्सेनिक की वजह से होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ वॉर्म इन्फेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अबाउट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। ये हमें कब देखने के लिए मिलेगा? इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी। और बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी कब हो सकती है? बिकॉज ऑफ कॉपर डेफिशिएंसी, कोबाल्ट डेफिशिएंसी, विटामिन C, अस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है, साथ ही साथ राइबोफ्लेविन, थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए। सो ऑल दीज कंडीशन कैन गिव राइज टू माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट अकॉर्डिंग टू एटियोलॉजी। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी का अगर बात करी जाए तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हेमरेजिक अनीमिया। हेमरेजिक अनीमिया क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा अनीमिया जो कि हेमरेज की वजह से पैदा हो, ठीक है। इसके अंदर एक्यूट आते हैं और क्रोनिक कंडीशन आती है। एक्यूट कंडीशन क्यों पैदा हो सकती है, जब थ्रोम्बोसाइटोपेनिक अनीमिया हो, ब्रैकेनफर्म की पॉइजनिंग हो जाए, स्वीट क्लॉवर की पॉइजनिंग हो जाए, वारफेरिन की पॉइजनिंग हो जाए, ठीक है। जो हेमरेजिक क्रोनिक हेमरेजिक अनीमिया होता है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ हैवी व्हाट, हैवी पैरासिटिक इन्फेक्शन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के एंड सी की डेफिशिएंसी हो जाए, या कॉक्सीडियोसिस हो जाए, या साथ ही साथ बोवाइन एंजियोटिक हेमेचुरिया जो होता है, और हीमोफीलिया की कंडीशन में भी आपको ये देखने के लिए मिलता है। अब आता है हमारे पास हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया आपको किस में देखने के लिए मिलेगा, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो जाए, ठीक है। अब इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस की वजह से जो हीमोलिटिक अनीमिया होता है वो दो तरीके का हो सकता है। एक होता है कंजेनाइटल जो हमें डॉग और कैट में देखने के लिए मिलता है, एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड क्यों होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई प्रोटोजोल इन्फेक्शन, फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, कॉपर की पॉइजनिंग, फिनोथियाजीन टॉक्सिसिटी, आर्सेनिक की पॉइजनिंग, बिस्मथ की पॉइजनिंग, सल्फोनामाइड्स की पॉइजनिंग एंड एस्पिरिन एंड स्नेक वेनम की वजह से भी हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ अनीमिया की, दैट इज इम्यूनोलॉजिकल। ये ऑटोम्यून हो सकता है, ये आइसो इम्यून हो सकता है। ऑटोम्यून कैसा होता है, इट इज बेसिकली इन वॉट, डॉग्स एंड हॉर्स। एंड आइसो इम्यून बेसिकली हमें फाउल्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक और, दैट इज डिस हेमोपोइटिक अनीमिया। ये एक ऐसा अनीमिया है जब एरिथ्रोपोइसिस की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। जो ब्लड फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा। अब ब्लड फॉर्मेशन कम किसकी वजह से हो सकता है, फर्स्ट वन इज नेफ्राइटिस, ठीक है, या बोन मैरो का डिप्रेशन हो जाए, या कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ एक्सरेज। साथ ही साथ इट कैन ऑल्सो भी बिकॉज ऑफ सल्फोनामाइड पॉइजनिंग, ठीक है, क्लोरमफेनिकॉल, रेट्रोवायरस इन्फेक्शन और पायरोवायरस इन्फेक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट लुकीमिया। तो लुकीमिया एक ऐसी कंडीशन है बेसिकली जहाँ पे ल्यूकोप्लोरिफरेटिव चेंजेस होते हैं, कहाँ पे, आपके बोन मैरो के अंदर, ठीक है। बोन मैरो में आपके ल्यूकोप्लोरिफरेटिव चेंजेस होंगे जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है उसमें आपको एबनॉर्मल और प्री मैच्योर लिपोसाइट्स देखने के लिए मिलेंगे। जो बोवाइन लिकोसिस होता है उसके 4 फॉर्म्स होते हैं, जो विनाइल, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास मल्टीसेंट्रिक, थाइमिक एंड स्किन। टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया की अगर मैं बात करूं तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पे हमने एक्यूट ल्यूकीमिया, क्रोनिक क्लासीफाई करा है। एक्यूट कब होता है, जब ब्लड में ब्लास्ट सेल काफ़ी ज़्यादा हो जाए और साथ ही साथ बोन मैरो में, ठीक है। जो क्रोनिक है, क्रोनिक कब होता है, इट इज़ बेसिकली ड्यू टू इमेच्योर सेल इन व्हाट, आरबीसी, इन ब्लड और इन बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, डब्ल्यूबीसी के बेसिस पे जब क्लासीफाई करते हैं तो एक होता है ल्यूकीमिक ल्यूकीमिया, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, ए ल्यूकीमिक ल्यूकीमिया। ए ल्यूकीमिक ल्यूकीमिया क्या होता है, जब हमारे पास प्री मैच्योर सेल्स होते हैं कहाँ पे, ब्लड में इन मॉडरेट अमाउंट। और ल्यूकीमिक ल्यूकीमिया कब होता है, जब टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी जो काउंट होता है इट इज़ मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। जब बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट से बढ़ जाता है, ठीक है। आगे समझ में, चलो। Now moving on, we will discuss about the diseases of skin. So basically जो skin disease होती हैं animal में, we have classified them into 2 groups, ठीक है। The first group is known as primary lesion and the second group is known as secondary lesions. So primary skin lesions की अगर बात करी जाए तो they will directly reflect on the skin and they are independent of origin, ठीक है। ये 2 तरीके के होते हैं, लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब दैट विल कन्फाइन देमसेल्फ टू अ पर्टिकुलर एरिया, एक ही एरिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, जो डिमोडेक्टिक मेंस लीजन होता है, जो डिमोडेक्स मेंस होती है उसका लीजन जो होता है वो आई के चारों तरफ होता है, ठीक है। दैट विल गिव इट अ स्पेक्टिकुलर लीजन, ठीक है। अब जनरलाइज लीजन की अगर बात करी जाए तो ऑल ओवर बॉडी पे आपको देखने के लिए लीजन जब मिलता है तो इट इज नोन एज जनरलाइज लीजन। प्राइमरी लीजन में सबसे पहले आता है मैक्यूल। मैक्यूल क्या होता है, एक सर्कमस्क्राइब्ड
फ्लैट सरफेस होती है, ठीक है, जिसका जो कलर है, ठीक है, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इट विल नॉट बी एलिवेटेड। ये जो एलिवेशन है वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ऐसे मैक्यूल जो कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पैच। फिर आता है पेप्यूल। पेप्यूल क्या है, एक सॉलिड एलिवेशन ओवर द स्किन जिसका डायमीटर जो है 1 सेंटीमीटर के लगभग या उससे कम होता है। ये फॉलिकुलर भी हो सकता है या नॉन फॉलिकुलर भी हो सकता है। फॉलिकुलर का मतलब क्या हो गया, ऐसे पेप्यूल जो फॉलिकल से जन्म लेते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक तीनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। और नॉन फॉलिकुलर कैसे होते हैं, विच आर एलर्जिक इन नेचर। आया समझ में, ठीक है। अब हम लोग एक और बात करते हैं, जो एक्यूट पेप्यूल बनते हैं, ठीक है, वो पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो एक्जिमेटस पेप्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड होते हैं। जो पैरासाइटिक पेप्यूल होते हैं वो फ्लैट होंगे, ठीक है। एंड जो एलिवेटेड टॉप पेप्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे पेप्यूल जो एलिवेटेड होंगे जिनका टॉप, दे आर नोन एज लाइक्नॉइड, ठीक है। ओके, so now moving on we will discuss about the next primary lesion, that is plaque. So basically जो प्लेक होता है इट इज़ अ सॉलिड एलिवेशन जो कि फ्लैट होगी, जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। ये एक्यूट एलर्जी कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। जो प्लेक लीजन्स होते हैं बेसिकली आपको नेक और थोरेसिक रीजन में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं एंड हेंस दे आर नोन एज वेजिटेशन। अब हम लोग बात करते हैं नोड्यूल को के बारे में, जिसको हम लोग ट्यूबरकल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एक सॉलिड सर्कमस्क्राइब्ड एरिया होता है जो कि एक्सटेंड करता है कहाँ पे, डर्मिस में, ठीक है। जो लार्जर पेप्यूल होते हैं जिनका साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है इन डायमीटर, उनको हम लोग नोड्यूल कहते हैं, ठीक है। जो हाइपोडर्मा बोविस है कैटल में यूजुअली नोड्यूलर लीजन्स प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग बात करते हैं वेसिकल्स के बारे में, जिनको हम लोग बुला भी कहते हैं। बेसिकली ये स्मॉल फ्लूइड फिल्ड कैविटी होते हैं, एक एलिवेशन होता है, ठीक है। कहाँ पे मिलता है आपको, सरफेस एपिथेलियम में। कहाँ पे मिलेगा आपको, सरफेस एपिथेलियम में, ठीक है। जो फ्लूइड होता है इनके अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, सीरम एज वेल एज लिम्फ, ठीक है, एंड विच विल एक्यूमुलेट बिटवीन व्हाट, एपिडर्मिस एंड डर्मल लेयर, ठीक है। अब बात करते हैं जो लार्ज वेसिकल होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बुला, ठीक है। These are mostly observed as a result of viral infection and contact और ऑटो एलर्जी। जो वेसिकल्स हैं आपको बेसिकली वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी के केस में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट इम्पेटिगो। इम्पेटिगो क्या होता है बताओ। इम्पेटिगो एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सुपरफिशियल थिन वॉल्ड वेसिकल, ठीक है, जो कि सराउंड किससे करता है, एरिथीमा से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पुस्यूल्स। पुस्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे वेसिकल जिसके अंदर पस फिल्ड होता है, ठीक है। पस किसकी वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑफ एनी इन्फ्लामेशन। अब जो पुस्ट्यूल है इट कैन बी ऑल्सो माइन्यूट सुपरफिशियल एब्सेस, ठीक है। जो कलर ऑफ पुस्ट्यूल्स होता है इट टेल्स अबाउट सो मेनी थिंग्स। अगर वाइट पुस्ट्यूल है इन द केस ऑफ वाइट पस है इन द केस ऑफ पायोडर्मा, इट कैन बी बिकॉज ऑफ डेमिडोकासिस। येलोइश ग्रेनिश पस है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ पस्चुलर डर्मेटाइटिस। येलोइश कलर का पस है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। ग्रीनिश पस है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ सूडोमोनास इन्फेक्शन। एंड रेड पस कैन बी बिकॉज ऑफ परप्यूरा हेमरेजिका। Now we will move to the next part, that is about wheal. Wheal क्या होता है, एक circumscribed semi solid elevated राउंड लीजन होते हैं और या तो फ्लैट टॉप लीजन होते हैं। ये बेसिकली आपको एलर्जी के केसेस में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, अलॉन्ग विद दैट जो कि हमारे स्टिंग बाइट, इंसेक्ट बाइट होते हैं, उन केसेस में आपको व्हील या अर्टिकेरिया, जिनको हम लोग हाइव के नाम से भी जानते हैं, वो देखने के लिए मिलता है। सेकेंडरी स्किन लीजन्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली सेकेंडरी स्किन लीजन्स जो बॉडी के रिमोट एरियाज हैं उसके अलावा देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्केल, और जिसको हम लोग फ्लेक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब बॉडी में एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होगा डिस्कार्डेड केराटिनियस डेब्रिस लेयर का ओवर द स्किन,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केल। जब जो आपका डिस्कार्डेड क्या है, केराटिनस डेब्रिस लेयर, वो इकट्ठी हो जाएगी स्किन के सरफेस के ऊपर, इट विल गिव राइज टू स्केल। ठीक है, वहां पे साथ ही साथ आपको एक और चीज देखने के लिए मिलेगी, डिस्चार्ज ऑफ सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, एंड विच विल ड्राई अप एंड विल गिव राइज टू स्केल। ठीक है, स्केल साथ ही साथ विटामिन ए की डेफिशिएंसी, निकोटिनिक एसिड की डेफिशिएंसी, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी और लिनोलेनिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट रीजन क्या है आपके पास, क्रस्ट और स्कैब। जब आपके पास जो एक्सुडेट्स होते हैं स्किन के ऊपर, वो ड्राई अप हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, सो इट विल गिव राइज टू व्हाट, स्कैब। बेसिकली जब आपका एक और चीज आपको याद रखनी है, एशार क्या होता है। जब आपका जो ऐसा क्रस्ट जो बर्न के बाद स्किन स्लग ऑफ होती है तब बनता है, उसको हम लोग एशार कहते हैं। अब बात करते हैं इरोजन की। इरोजन क्या होता है, जब सुपरफिशियल स्किन लेयर का लॉस हो जाएगा तो इट इज नोन एज क्या कहते हैं, इरोजन। बट यहाँ पे आपका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इट विल नॉट बी ब्रीच्ड। अब बात करते हैं हम लोग अल्सर की। अल्सर क्या होता है, जब सुपरफिशियल लेयर होती है जो स्किन की, इट गॉट लॉस्ट, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन गॉट लॉस्ट। ठीक है, आगे समझ में। साथ ही साथ इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, इट विल ऑल्सो ब्रेक वॉट, द कंटिन्यूटी ऑफ एपिडर्मिस अलॉन्ग विद द सुपरफिशियल लेयर। अल्सर में आपके पास ब्रीच होगा कंटिन्यूटी में एपिडर्मिस का, साथ ही साथ देयर विल बी ए लॉस ऑफ सुपरफिशियल लेयर। ठीक है, आगे समझ में, वेरी गुड। Moving on, we will discuss about the next secondary lesion that is known as excoriation. Basically, excoriation क्या होता है बताओ? When there will be a superficial erosion of the skin, उसको हम क्या कहते हैं, excoriation। जो मेन रीजन होता है, इट इज प्रूवाइटिस, जो इचिंग होती है। ठीक है, आपको ये लोग जो एक्सकोरिएशन लीजन है वो सार्कोप्टिप्स स्केबीज में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उस समय जो इचिंग है, जो प्रूवाइटिस है एनिमल में इंटेंस लेवल पे होती है, दैट इज द रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, स्कार। स्कार क्या होता है, एक ऐसा लीजन दैट इज फॉर्म्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, एक ऐसे एरिया में जो कि वुंड प्रोन होता है। बेसिकली क्या कहना चाहता हूं मैं, आपका बॉडी का कोई पार्ट है, यहाँ पे वुंड हुआ। ठीक है, वुंड होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका इसकी हीलिंग शुरू होगी। तो जो वुंड हीलिंग के बाद जो एक सुपरफिशियल प्रोलिफरेशन होता है फाइब्रस टिश्यू का ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट इज नोन एज स्कार। ठीक है, स्कार के ऊपर ना ही हेयर होते हैं एंड इट इज अट्रोपिक इन नेचर। अब बात करते हैं लाइग्निफिकेशन की। सो बेसिकली लाइग्निफिकेशन क्या होता है, जब थिकनिंग और हार्डनिंग हो जाती है टिश्यूज की। ठीक है, लाइग्निफिकेशन इज मैनिफेस्टेड विद व्हाट, हाइपरप्लास्टिक चेंजेस। हाइपरप्लास्टिक चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, स्ट्रेटम स्पाइनोसम में, एंड इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, असेंथोसिस। ठीक है, अब है हमारे पास फिशर। फिशर क्या होता है, जब आपका जो स्किन है उसमें स्प्लिट हो जाए, इट इज नोन एज फिशर। ठीक है, इस कंडीशन में जो इलास्टिसिटी होती है स्किन की, इट गॉट लॉस्ट। चैप की अगर बात करी जाए, एक ऐसा स्मॉल फिशर दैट विल एक्सटेंड टू व्हाट, सबकुटेनियस लेयर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चैप। अब हम लोग बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्किन लीजन्स की। तो सबसे पहले है हमारे पास पैराकेराटोसिस। पैराकेराटोसिस एक ऐसी कंडीशन है जब बॉडी में इन परफेक्ट केराटिनाइजेशन होगा, किसका, कॉर्नियल लेयर का। ठीक है, कॉर्नियल लेयर का इम्परफेक्ट केराटिनाइजेशन, ये यूजुअली पिग्स में देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ जिंक डेफिशिएंसी। अब एक आता है हाइपरकेराटोसिस, जब स्ट्रेटम कॉर्नियम का एक्सेसिव थिकनेस हो जाए। एक्ने क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ हेयर फॉलिकल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट प्रूवाइटिस एंड इचिंग। प्रूवाइटिस एंड इचिंग क्या होती है, एक ऐसी अनप्लेजेंट सेंसेशन जिसकी वजह से एपिडर्मल स्टिमुलेशन होता है एंड जानवर खुजली करने लगता है, इचिंग करने लगता है। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द इच रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स जो कि खुजली को स्टिमुलेट कराते हैं, दे आर लोकेटेड एट व्हाट, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। ठीक है, अब पहली बात हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक होती है हमारे पास पेरिफेरल इचिंग, एक होती है हमारे पास सेंट्रल इचिंग। जो पेरिफेरल इचिंग होती है, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ
एक्टोपैरासाइट्स लाइक सार्कोप्टेस, नोडोरेक्टिस, सॉर्कोप्टिस, कोरियोप्टिस, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो इचिंग है वो म्यूकोकुटेनियस जंक्शन पे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। जो सेंट्रल प्रोवाइटिस होती है, बेसिकली यहाँ पे जो इचिंग है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इचिंग सेंटर दैट इज लोकेटेड इन मेडुला, जो कि स्क्रैचिंग रिफ्लेक्स जनरेट करता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो मेडुला है, ठीक है, दैट विल बी स्टिमुलेटेड एंड उसकी वजह से स्क्रैचिंग रिफ्लेक्स एनिमल में आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। आगे समझ में, चलो अब हम लोग बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज व्हाट, अटोपी। अटोपी क्या होता है? अटोपी को हम लोग इनहेलेंट एलर्जिक डर्मेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं एंड इट इज अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत? सारी चीजें क्लियर है? चलो, नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज व्हाट, दैट इज एलोपेशिया। अब बात करते हैं एलोपेशिया क्या होता है। जब बॉडी के अंदर आपका ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपके जो बॉडी के ऊपर सारे बाल हैं वो उड़ जाएं, ठीक है, इसको हम लोग बाल्डनेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे समझ में, अब ये क्यों हो सकता है? जब आप लोग एक्सेसिव सोया मिल्क दो एनिमल में, हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाए कंडीशन, एडिसन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, अगर E2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए बॉडी के अंदर, थैलियम की पॉइजनिंग हो जाए या सर्टोली सेल का ट्यूमर हो जाए, ठीक है। टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है हमारे पास एलोपेशिया अडुटाटा। इसमें क्या होता है, जो कंजीनाइटल बार्डनेस है वो आते हैं। एलोपेशिया सिकाट्रिस्टा, जो कि ऐसी एलोपेशिया जो कि स्कारिंग से एसोसिएटेड है। एलोपेशिया कैकेक्टिका, एलोपेशिया कैकेक्टिका क्या है बताओ? एक ऐसी इचिंग दैट इज बिकॉज ऑफ जनरल डेबिलिटी। जब एनिमल बुढ़ा हो जाता है उसकी वजह से, बुढ़े होने के साथ साथ डेबिल हो जाएगा। डेबिल मतलब क्या है? कैकेक्टिक हो जाएगा, बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है? एलोपेशिया डिसेमिनेट, जब आपको पैची हेयर लॉस देखने के लिए मिले। एलोपेशिया फॉलिकुलरिस, जब बेसिकली आपको जो बाल्डनेस है इट विल फॉलो इन्फ्लामेशन ऑफ सिबेशियस फॉलिकल, ठीक है। एलोपेशिया लोकैलिस, जब एक लोकल एरिया में आपको एलोपेशिया देखने के लिए मिले। एलोपेशिया सेबरोइका, मतलब क्या हुआ? ऐसी बाल्डनेस दैट यू विल सी बिकॉज ऑफ सेबरोइक कंडीशंस। एलोपेशिया सेनिलिस, ओल्डनेस की वजह से। एलोपेशिया टोटलिस, होल बॉडी में देखने के लिए मिलेगा। एंड एलोपेशिया यूनिवर्सलिस क्या होता है? जब आपको कंप्लीट बाल्डनेस देखने के लिए मिलेगी हेड एंड बॉडी में। अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट कंडीशन दैट इज नोन एज अर्टिकारिया। बेसिकली अर्टिकारिया क्या है? जब यूनिफॉर्म व्हील्स लाइक इरप्शन हो जाते हैं कुटेनियस सर्विस पे, इट इज नोन एज अर्टिकारिया, ठीक है। ये आपको यूजुअली हॉर्स एंड पिग्स में देखने के लिए मिलता है एंड इट इज वेरी रेयर इन कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग एंड कैट, ठीक है। आगे समझ में, अर्टिकारिया के बारे में हम लोग ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, नाउ वी विल टॉक अबाउट सिब्रोहिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। सिब्रोहिक डर्मेटाइटिस की अगर बात करूं, इसको हम लोग डेंड्रस के नाम से भी जानते हैं। तो एक ऐसी कंडीशन होती है जब सिबेशियस ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ जाता है सरफेस पे। ये दो तरीके की हो सकती है, सिब्रोहिया ओलियोसा, जिसमें जो ऑयल प्रोडक्शन है, ऑयल सिक्रीशन है वो बढ़ जाए, ठीक है। एंड सिब्रोहिका सिक्का, जब हमारा फॉर्मेशन हो किसका? क्रस्ट का ओवर द स्किन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पायोडर्माटाइटिस की। सो एक ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओवर द स्किन जहाँ पे क्या होगा? पस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये बेसिकली आपको कैनाइन में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जो आपको, आपने देखा होगा स्किन फोल्ड पायोमेट्रा, जैसे पग ब्रीड होती है उसके फेस पे स्किन फोल्ड होते हैं एंड बिटवीन द स्किन फोल्ड यू कैन अप्रिशिएट पायोडर्मेटाइटिस, ठीक है। तो इट इज नोन एज स्किन फोल्ड पायोडर्मा, ठीक है। आया समझ में? अब होता है इसके टाइप्स के बारे में। पहला टाइप क्या है? एक्सोजीनस। दूसरा क्या है? एंडोजीनस। एक्सोजीनस मतलब क्या होता है? बेसिकली एक्सोजीनस मतलब कोई इंजरी की वजह से कोई बैक्टीरिया का एंटर हो, ठीक है। एंड एंडोजीनस का मतलब क्या होता है? जो कोई सेप्टिक कंडीशन डेवलप हो जाए बॉडी के अंदर एंड दैट गिव राइजेस टू द पायोडर्मेटाइटिस।
अब हम लोग बात करते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन की। ये दो प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसको हम स्लग सिकनेस और ग्रास पॉइजनिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्लग सिकनेस और ग्रास पॉइजनिंग। अब प्राइमरी फोटोसेंसिटाइजेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है बॉडी में जहां पे आपको एनिमल जो है डायरेक्टली फोटोडायनेमिक सब्सटेंस को इंजेस्ट कर ले। ठीक है, या तो मेटाबॉलिक एक्टिवेटेड एजेंट्स को, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो कोई ड्रग हो। सेकेंडरी फोटोसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली सेकेंडरी फोटोसेंसिटाइजेशन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पे हेपेटिक डैमेज देखने के लिए मिलेंगे बिकॉज ऑफ इंजेक्शन ऑफ सम सब्सटेंस। इसमें सब्सटेंस में आपका लेंटेना कमारा, सीनिक्यो, ठीक है, प्लांट स्पीशीज माइकोटॉक्सिन्स, बीजीए, ठीक है, साथ ही साथ आपका क्या कहते हैं पायरोलोजोडीन अल्कोलॉइड्स जो होते हैं, उनकी वजह से आपको सेकेंडरी फोटोसेंसिटाइजेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ जो हेपेटिक लीजन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है एंड जो बिलेरी है, ठीक है, उसका हाइपरप्लेशिया हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्नोसिस जो होती है वेरी पुअर इन द केस ऑफ सेकेंडरी फोटोसेंसिटाइजेशन। अब बात करते हैं फाइलोएरिथ्रिन क्या होता है। सो एक ऐसा फोटोडायनेमिक सब्सटेंस जब जो बनता है, क्यों, जब क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन होता है बिकॉज ऑफ एनी बैक्टीरिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं अकेरोडर्मेटाइटिस की, एक ऐसी डर्मेटाइटिस कंडीशन। डर्मेटाइटिस क्या होता है बताओ। डर्मेटाइटिस इज डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। ठीक है, तो अकेरोडर्मेटाइटिस क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय अकैरी और माइट्स। ठीक है, अब बहुत सारे अकेरोडर्मेटाइटिस हो सकते हैं, जैसे कि डेमोडेक्स स्पीशीज से डेमोडिकोसिस, सार्कोप्टिस से स्कैबीज, नोडोएड्रिस कैटाई, सोरोप्टिस स्पीशीज, कोरियोप्टिस स्पीशीज, चिलिशेलिया स्पीशीज, साथ ही साथ ओटोडेक्टस साइनोटिस स्पीशीज। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट, दैट इज डेमोडिकोसिस, जिसको हम लोग डेमोडिकोटिक मेंज के नाम से भी जानते हैं, डेमोडेक्टिक मेंज के नाम से भी जानते हैं। इसके इटियोलॉजिकल एजेंट डेमोडेक्स कैनिस, बोविस, बुबैलिस, कैप्रे, ओविस, इक्वाई सब हो सकते हैं। कैनिस डॉग में, बोविस कैटल में, बुबैलिस बफेलो में, कैप्रे गोट में, ओविस शीप में, इक्वाई कहाँ पे मिलेगा आपको, हॉर्स में। ठीक है, साथ ही साथ कैटाई में कैट्स एंड फाइलोइड्स में आपका पिग। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, जो ऑर्गेनिज्म है इट विल बी डीप सीटेड इनसाइड द स्किन बट इचिंग नहीं होगी। ठीक है, डॉग में आपको 4 फॉर्म देखने के लिए मिलते हैं, स्क्वैमस फॉर्म, स्क्वैमोपेपुलर फॉर्म, पुस्चुलर फॉर्म एंड साथ ही साथ रेड मेंज। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट डिजीज, दैट इज डिजीजेज ऑफ नर्वस सिम्टम। ठीक है, बट उससे पहले आप लोग को एक चीज ध्यान में रखनी है, जो रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बेसिकली ये सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कि हेयर्स में मिलेगा, नेल में मिलेगा, फेदर में मिलेगा, हूफ्स में मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे ट्राइकोफाइटॉन या माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और अगर इसको आप अनट्रीटेड छोड़ दो तो यू विल हैव मॉथ ईटन अपीयरेंस ओवर द स्किन। ठीक है, आगे समझ में। चलो लेट्स कंटिन्यू विद द डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। सो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द डिजीजेज ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द पैरासाइट्स दैट इंड्यूस द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो एक होता है हमारे पास टॉक्सोकारा कैनिस जो कि विस्ट्रल लार्वल माइग्रेंस कराता है। एक हमारे पास हाइपोडर्मा बोविस का लार्वा होता है। ठीक है, साथ ही साथ वी ऑल्सो हैव अ लार्वा ऑफ ईस्ट्रस ओविस। ठीक है, एक होता है हमारे पास टीनिया मल्टीसेप्स जो कि गिल्ड कराता है, जिसको हम सर्कलिंग डिजीज भी कहते हैं, इन व्हाट, इन शीप एंड गोट। एंड नाउ एट द लास्ट वी हैव सिटारिया डिजिटाटा जो कि हम कुमरी के नाम से भी जानते हैं, एंड इट इज़ अ सेरिब्रोस्पाइनल निमेटोडियोसिस जो कि कहाँ मिलता है, शीप, गोट एंड हॉर्सेस में। अब बात करते हैं फिब्रिलेशन की। तो फिब्रिलेशन क्या है, एक आइसोलेटेड कॉन्ट्रैक्शन है जहाँ पे वेरियस मसल फाइबर एक दूसरे के साथ आइसोलेटेडली अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्पाज्म क्या होता है, एक ऐसा इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन वेयर द ग्रुप ऑफ मसल्स इज इन्वॉल्व। कोरिया क्या होता है, कोरिया को हम सेंट वाइटस
डांस के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली एक इनवॉलेंटरी फास्ट हैंड इरेगुलर एक्शन है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, स्पेशली ऑफ व्हाट फेस एंड प्रॉक्सिमल पार्ट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज। ये हमें कैनाइन डिस्टेंपर्स में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है? रैपिड अल्टरनेट वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन। रैपिडली अल्टरनेटली वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन होगा, साथ ही साथ फॉलोड बाय रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ठीक है, जिसमें एनिमल अपना बैलेंस खो देगा। ठीक है। एपल टेस्ट क्या होता है? जब हम लोग CSF में ग्लोबुलिन का टेस्ट करते हैं तो वी टेक हेल्प ऑफ एपल टेस्ट। इसमें हम लोग अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। एपोप्लेक्सी क्या होता है? एपोप्लेक्सी इज डिफाइंड एज सेरिब्रल हेमरेज। अब हम लोग बात करते हैं इंसेफेलोमलेशिया की। सो इट इज डिफाइंड एज अ डीजेनरेटिव चेंजेस इन द ब्रेन। जब हमारे ब्रेन में डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं उसको हम लोग इंसेफेलोमलेशिया कहते हैं। अगर वो ग्रे मैटर में होगा तो पोलियो इंसेफेलोमलेशिया, अगर वाइट मैटर पे होगा तो ल्यूको इंसेफेलोमलेशिया। ईटियोलॉजी की अगर बात करें तो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है, कॉपर की डेफिशिएंसी, थियामिन की डेफिशिएंसी, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस टाइप डी की पॉइजनिंग, लेड, मरकरी, आर्सेनिक सॉल्ट की पॉइजनिंग, विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट ब्रेन इंजरी। तो सिंपली ब्रेन इंजरी में क्या देखने के लिए मिलता है? सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है कंकशन। कंकशन क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे आपका डैमेज होगा ब्रेन को, बट कोई भी मैक्रोस्कोपिक चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ वहाँ पे मॉलिकुलर शेकिंग दिखाई देगी आपको ब्रेन सेल्स में, ठीक है। दूसरा आता है आपके पास क्या? दूसरा आता है आपके पास कंट्यूजन्स। कंट्यूजन्स क्या होते हैं? बेसिकली इट रिफर्स टू द ब्रूजिंग ऑफ ब्रेन सेल्स, ठीक है, बट यहाँ पे जो डैमेज होती है इट इज़ वेरी लेस, ठीक है। एपोप्लेक्सी आप लोग जानते हो, सेरिब्रल हेमरेज। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट पैरालिसिस। सो नाउ गाइज, आप लोग पैरालिसिस के बारे में क्या जानते हो? क्लोज योर आइज एंड टेन थिंक अबाउट इट। Very good. So paralysis is defined as dearrangement of neurological control over peripheral organ. जो पेरिफेरल ऑर्गन है जैसे एक्सट्रीमिटीज हैं, लिम्स हैं, ठीक है, फेशियल मसल्स हैं, अगर वहाँ पे आपका न्यूरोलॉजिकल रीअरेंजमेंट हो जाए या न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल खो जाए, सो इट इज़ नोन एज पैरालिसिस, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज ए कंडीशन जब वहाँ पे जो न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल का लॉस है वो पार्शियल भी हो सकता है या कंप्लीट भी हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द पैरेसिस। तो इट इज़ द स्टेट वेयर द मस्कुलर पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज वीकर देन नॉर्मल बट नॉट इंटायरली लॉस्ट। पैरेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे मस्कुलर पावर जो होती है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन इज वीकर बट इट इज़ नॉट एट ऑल लॉस्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पैरालिसिस की बात करें तो स्पास्टिक एंड फ्लैसिड पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस क्या होती है? बेसिकली स्पास्टिक पैरालिसिस कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेज में देखने के लिए मिलती है एंड फ्लैसिड पैरालिसिस हमें कब देखने के लिए मिलती है? ड्यूरिंग रिलैक्सेशन स्टेज, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट कंडीशन। सबसे पहले हमारे पास मोनोप्लेजिया, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे एक नर्व फाइबर डैमेज हो, जैसे कि एग्जांपल रेडियल पैरालिसिस। डाइप्लेजिया में क्या होगा? बॉडी की दोनों साइड इफेक्टेड होंगी। हेमीप्लेजिया में क्या होगा? सिर्फ बॉडी का एक साइड अफेक्टेड होगा। क्वाड्रिप्लेजिया में क्या होगा? चारों लिम्ब जो हैं दैट विल बी अफेक्टेड। पैराप्लेजिया में क्या होगा? जो हाइंड क्वार्टर है उसका पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट थिंग दैट इज ऑब्टूरेटर नर्व पैरालिसिस। ऑब्टूरेटर नर्व पैरालिसिस को हम कार्विंग पैरालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो डिस्टोकिया होता है उसके दौरान जो हमारी ऑब्टूरेटर नर्व है इट विल गेट डैमेज एंड हमें वहाँ पे पैरालिसिस देखने के लिए मिलता है। एक होता है पेरोनियल नर्व पैरालिसिस, ठीक है, ये हमें पार्चुरेशन के बाद देखने के लिए मिलता है हॉर्सेज में अलॉन्ग विद कैटल्स में। इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है? जो फेटलक एंड पास्टन है उसका फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, नाउ वी विल टॉक अबाउट सिनकोप एंड फेंटिंग। तो बेसिकली फेंटिंग इज डिफाइंड एज ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू इश्कीमिया। इश्कीमिया के कारण जब ट्रांजिएंट लॉस हो जाता है किसका? कॉन्शियसनेस का, एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन, ठीक है। ये दो तरीके का होता है, वेसोवेगल एंड व्हाट? आर्टियल ऑक्लूजन सिनकोप। आर्टियल ऑक्लूजन सिनकोप में एम्बोलिज्म एंड स्ट्रैंगुलेशन आर द मेन रीजन, ठीक है।
क्योंकि अगर ब्लड वेसल में एम्बोली बन जाए यहाँ पे या तो स्ट्रैंगुलेशन हो जाए, तो जो ब्लड सप्लाई है इट विल गेट डिस्टर्ब्ड एंड हेंस देयर विल बी सिंकोप एंड फेंटिंग। और जो वेसोवेगल होता है जब टेम्परेचर हाइपरथर्मिया हो, बढ़ जाए, बीपी घट जाए एंड साथ ही साथ ब्लड और प्लाज्मा का लॉस हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं एट द लास्ट वी हैव एपिलेप्सी। सो बेसिकली एपिलेप्सी क्या होती है, जब ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, एंड वहाँ पे आपको सीजर, फिट्स और कन्वर्जेंस देखने के लिए मिले। ठीक है, जो फिनोथियाजीन डेरिवेटिव्स होते हैं वो आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं इन द कंडीशन ऑफ एपिलेप्सी। ठीक है, so that's all with the remaining part of systemic veterinary medicine. I hope the things are very clear. That is animal welfare, zoo and wild animal medicine. So let's get started with the topic. तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक में एक चीज़ पढ़नी है, दैट इज व्हाट प्रोटेक्टिंग एन एनिमल वेलफेयर, व्हाट डज इट मीन। जब हम एनिमल वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो इट सिंपली मीन जब आप एनिमल की मेंटल और फिजिकल नीड्स को प्रॉपरली पूरा करते हो, उनको प्रोवाइड करते हो एनिमल्स को, एंड व्हेन नेसेसरी यू विल गो फॉर ह्यूमन यूथनेशिया, इट इज़ नोन एज प्रोटेक्टिंग ऑफ एन एनिमल वेलफेयर। अब बात करते हैं हम लोग एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की। तो सिंपली एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बल्लभगढ़। कहाँ पे है बल्लभगढ़, आपका हरियाणा में। ठीक है, ये बेसिकली 1962 अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी ऑफ टू एनिमल एक्ट 1960 के अंतर्गत ये लागू करा गया था। बेसिकली जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हाट, अंडर प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 सेक्शन 4। ठीक है, और जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है उसमें टोटल 28 मेंबर्स होते हैं, जिसके 6 मेंबर पार्लियामेंट के होंगे, जिसमें से 2 मेंबर किसके होंगे, राज्यसभा के, जिसमें से 4 मेंबर होंगे लोकसभा के। ठीक है, जो टर्म होता है मेंबर्स का, दैट इज फॉर 3 years। ठीक है, एंड दिस इज योर होमवर्क, दैट जो करंट चेयरमैन है, ठीक है, ऑफ AWVI, यू हैव टू सर्च इट डाउन एंड यू हैव टू लर्न इट, क्योंकि जो करंट की चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड द करंट चेयरमैन ऑफ व्हाट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, अब आपको एक चीज़ की डिफिनेशन, सॉरी फुल फॉर्म याद रखनी है, दैट इज CPCSEA। CPCSEA क्या होता है, कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल। ये क्या है, एक ऐसी कमेटी है जो कि सुपरवाइज करती है जितने भी एक्सपेरिमेंट एनिमल पे होते हैं। इसमें एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना कि कमेटी फॉर द प्रोविजन ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। इसमें याद रखना कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार डेफिनेशन को ही 4 ऑप्शन में दिया जाता है जो फुल फॉर्म है। ठीक है, एंड उस फुल फॉर्म में क्या करा जाता है, उस फुल फॉर्म में ही चीज़ों को बदल दिया जाता है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स में S है, S गायब कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर द पर्पस है, ठीक है, ये गायब कर देंगे। यहाँ पे पर्पस है तो प्रोविजन लिख देंगे। इस तरीके से चीज़ों को बदल दिया जाता है, एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल। इसलिए जो CPCSE की फुल फॉर्म है अलॉन्ग विद द स्पेलिंग, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग कुछ बात करेंगे एनिमल वेलफेयर लॉज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ था हमारे पास प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। ठीक है, ये कब आया था, 1960 में। उसके बाद हमारे पास क्या है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब आया था, 1972 में, एंड इसको अमेंड करा गया था 2006 में। फिर आया हमारे पास ब्रीडिंग ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, ठीक है, कंट्रोल एंड सुपरविजन अमेंडमेंट रूल, कब आया ये, 2005 में। एक था हमारे पास एनिमल बर्थ कंट्रोल, ठीक है, किसके लिए, डॉग्स के लिए, रूल्स 2001 में। एक आया हमारे पास क्या, वी हैव व्हाट, वी हैव परफॉर्मिंग एनिमल रजिस्ट्रेशन रूल्स, ठीक है, ये 2001 में आया। उसके बाद क्या था हमारे पास, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू ड्रॉट एंड पैक एनिमल्स रूल 1965 में। उसको अमेंड कब करा गया, 1968 में। देखो बेसिकली क्या होता है कि पहले रूल्स आते हैं, उसके बाद उनमें कई सारे सुधार किए जाते हैं, तो दैट इज नोन एज अमेंडमेंट्स। तो समटाइम्स अमेंडमेंट्स कैन बी आस्क्ड यू डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन कि बताओ इस लॉ का अमेंडमेंट कब हुआ।
इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर एक आया हमारे पास परफॉर्मिंग एनिमल रूल्स, ठीक है, ये आया हमारे पास 1973 में। फिर एक आया ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स, ठीक है, इसका अमेंडमेंट कब आया, 2001 में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ एनिमल वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। एनिमल वेलफेयर ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ होती है, तो सबसे पहले ड्यूटी ये होती है कि किसी भी प्रकार से एनिमल वेलफेयर ऑफिसर को कोई डायरेक्ट रेड नहीं करनी होती है, ठीक है। दूसरी बात होती है कि जो इलिसिट और इलीगल स्लॉटर्स होते हैं उनको प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑर्गेनाइज कराने होते हैं ड्यूरिंग सम सॉर्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है। साथ ही साथ दे शुड प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इन मिल्किंग एनिमल बाय एडुकेटिंग ऑफ डेयरी फार्मर्स। बेसिकली क्या होता है हमारा जो कि ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, वो एनिमल्स में यूज़ किया जाता है फॉर लेटिंग डाउन ऑफ मिल्क, ठीक है, एंड इट इज़ बीइंग मिसयूज्ड बाय डेयरी फार्मर्स। इसलिए फार्मर्स को लिटरेट करना भी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद क्या होता है, दे शुड पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स फॉर विलेजर्स, ठीक है। फर्स्ट एड, वेटनरी केयर, फूड, शेल्टर शुड बी प्रोवाइडेड बाय एनिमल वेलफेयर टू द एनिमल्स, ठीक है। साथ ही साथ बर्ड्स, फिशरीज, एवियरीज एंड एक्वेरियाज को भी प्रिवेंट करना, उनके प्रॉपर केयर करना, मैनेजमेंट करना एनिमल वेलफेयर ऑफिसर की ड्यूटी होती है। साथ ही साथ उनकी ड्यूटी होती है कि जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसके बारे में लोगों, कम्युनिटी को एनिमल वेलफेयर के बारे में लोगों को सेंसिटाइज करें, ठीक है। और जो इलीगल चीज़ें हैं जैसे एनिमल सेक्रीफाइस, बुल फाइट्स, कॉक फाइट्स, इसको प्रिवेंट करें। साथ ही साथ इनका एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि इनको क्लोज अलायंस बना के रखने होते हैं पुलिस, फॉरेस्ट सर्विसेज, एक्साइज ड्यूटी, मेडिकल ऑफिसर्स, ठीक है, ताकि जो एनिमल वेलफेयर है, ठीक है, वो हर एक लेवल पे ढंग से स्टैब्लिश करा जा सके, क्योंकि अकेला चना झाड़ नहीं उखाड़ सकता, कहते हैं ना, एक कहावत है कि व्हेन यू आर अलोन यू मे नॉट बी एबल टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन, ठीक है। जब आप अकेले होंगे तो शायद आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, 2 लोग होंगे तो शायद 4, और 4 जैसे-जैसे लोग बढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जो आप काम करना चाहते हैं उसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होने की बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जो आता है कि वो क्लोज़ अलायंस बना के रखे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ, ताकि उसको अपना काम करने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के रिलेटेड कुछ धाराओं की बात करेंगे, कुछ सेक्शंस की, रिलेशन टू व्हाट, रिलेशन टू वेटनरी साइंस। तो सबसे पहले आता है बीस्टियलिटी। बीस्टियलिटी किसके अंदर आता है, ये लोग आप बताएंगे, सेक्शन 377। इसमें क्या होता है, व्हेन somebody some human being is involved in carnal intercourses with animals, जब कोई ह्यूमन बीइंग एनिमल्स के साथ इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है, एंड यूजुअली बंदर, गोट वगैरह के साथ ये केसेस देखे गए हैं, तो अंडर 377 दैट ह्यूमन विल बी पनिश्ड, जिसमें 10 साल की सज़ा के साथ साथ 10,000 रुपये फाइन भी हो सकता है, ठीक है। एक आता है हमारे पास सेक्शन 44, जब आप एनिमल को इलीगल हार्म पहुंचाते हो। 47 में क्या होता है, इट गिव्स डेफिनेशन ऑफ एनिमल। डेफिनेशन ऑफ एनिमल क्या कहती है, एनी लिविंग बीइंग अदर देन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अलावा जो भी हैं हमारे पास लिविंग बीइंग, दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज एनिमल्स, ठीक है। अब आता है सेक्शन 192, जब आप रिकॉर्ड्स में फॉल्स एंट्री करो। फिर आता है आपके पास सेक्शन 197, व्हेन यू हैव फॉल्स सर्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। 204 में क्या आता है, जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दो, डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 269 में आता है, व्हेन समथिंग इज डन बाय नेग्लिजेंस टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, किसी गलती के कारण जब इन्फेक्शियस डिजीज का स्प्रेड होता है, सो इट विल कम अंडर 269, ठीक है। 270 क्या होता है, जब आप इंटेंशनली किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज का स्प्रेड करते हो। उसके बाद आता है 272, जब आप किसी भी फूड और ड्रिंक का अडल्ट्रेशन करते हो, ठीक है। 271 में क्या आता है, व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग द क्वारंटाइन रूल्स, ठीक है। 273 का क्या होता है, जब आप किसी भी अनफिट फूड और ड्रिंक को सोल्ड करते हो, ठीक है। इसमें आपको 6 महीने की सज़ा के साथ साथ 1,000 रुपये जुर्माना भी लग सकता है। 274 में क्या आता है, जब आप मेडिकल आइटम को ऑल्टर करते हो और उनको सेल करते हो, ठीक है। 275 में क्या आता है, जब आप अडल्ट्रेटेड मेडिसिन को सेल करते हो। 289 में क्या आता है, 289 में आता है, व्हेन यू विल डिसओबे एनी ऑर्डर विद एनिमल इन हिज पोजेशन, ठीक है।
व्हेन यू विल डिसओबे एनी ऑर्डर, जब आप किसी एनिमल का पोजेशन है आपके पास, आप किसी एनिमल के मालिक हो, एंड यू आर डिसओबेइंग द ऑर्डर्स, ठीक है, सो इट विल कम अंडर 289 सेक्शन, ठीक है। 377 मैं आपको बता चुका हूँ। एक आता है 420, जब आप किसी भी एनिमल की अपीयरेंस को ऑल्टर कर देते हो ताकि वो जवान दिखाई दे, एंड यू गो फॉर सेल ऑफ दैट एनिमल, ठीक है, तो इट विल कम अंडर व्हाट सेक्शन 420, धोखेबाजी, ठीक है। एक होता है 427 एंड 428, इसके अंदर क्या आता है, मिसचीफ, मेमिंग, किलिंग बाय पॉइजनिंग ऑफ एनिमल, एंड जिसके अंदर आपको 2 साल की सजा हो सकती है। एक आता है सेक्शन 430, इसमें क्या होता है, जब आप एनिमल को वाटर की सप्लाई कम कर दो रिक्वायरमेंट से, तो इट विल कम अंडर सेक्शन 430, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग कुछ बात करेंगे। एक हमारी बात है बैन ऑन कैटल स्लॉटर, ठीक है। बैन ऑन कैटल स्लॉटर 26 अक्टूबर 2005 में कहाँ कहाँ लागू करा गया था? गोवा में, दमन दीव में, दादर एंड नगर हवेली में, पौंडीचेरी में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, 7 सिस्टर स्टेट्स एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। बेसिकली क्या था, इन स्टेट्स में कोई भी स्लॉटर ऑन कैटल का लॉ नहीं था, बट अक्टूबर 26, 2005 में ये लॉ को इम्प्लीमेंट करा गया, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम सेंट्रल एंड प्रोविंशनल एक्ट रिलेटिंग टू एनिमल। सबसे पहले हमारे पास है लाइव स्टॉक इम्पोर्टेशन एक्ट, जिसको हम लोग 1898 में लेके आए थे, ठीक है। इसमें जो भी एनिमल एंथ्रेक्स, रिंडरपेस्ट, ग्लैंडर्स, फारसी, स्कैबीज से ग्रस्त होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। ये सभी स्टेट्स में लागू होता है एक्सेप्ट वन, दैट इज व्हाट, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब आता है कैटल ट्रेसपास एक्ट, ये आता है हमारा 1871 में। एक आता है लाइव स्टॉक इम्पोर्टेशन एक्ट, इट कम्स अंडर 1898। फिर आता है हमारे पास ग्लैंडर एंड फारसी एक्ट, ये कब आया था? 1899। फिर आया हमारे पास ड्यूरीन एक्ट, दिस कम्स अंडर 1910। फिर आया हमारे पास पॉइजनिंग एक्ट, ये कब आया? 1919। फिर आया डेंजरस ड्रग्स एक्ट, फिर 1930। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये आया हमारे पास 1940। फिर आया हमारे पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, ये आया हमारे पास 1945। फिर आया हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल एक्ट, ये आया हमारे पास 1960। फिर आया हमारे पास व्हाट, प्रिवेंशन टू क्रुअल्टी ऑफ एनिमल्स टू ड्रॉट एंड पैक एनिमल रूल्स, ठीक है, ड्रॉट एंड पैक एनिमल्स रूल 1965। प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल्स, लाइसेंसिंग ऑफ फेरियर रूल्स, ये आया हमारे पास 1965। फिर आया हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू कैप्चर्ड एंड वाइल्ड एनिमल, ये हमारे पास 1972। फिर आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। फिर आया हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1984। फिर आया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल रूल्स, ये कब आया? 1978। एक्सपेरिमेंटल एनिमल एक्ट कब आया? 1982। इंडियन वेटनरी काउंसिल एक्ट कब आया था? 1984। देखो जितने भी मैं आपको एक्ट और रूल्स बता रहा हूँ, ईयर्स बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपसे कुछ भी याद नहीं पूछा जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, वो यही पूछा जा सकता है। एंड ये सिंपल क्वेश्चन होने की वजह से ही बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसमें कुछ और पूछा नहीं जाता, इसमें डायरेक्टली आपसे डेट्स पूछी जाती है, एंड वी यूजुअली गेट कंफ्यूज्ड अबाउट सो मैनी डेट्स, ठीक है। इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी भी डेट्स वगैरह हैं, काइंडली रिवाइज देम अगेन एंड अगेन, ताकि आप लोगों को चीज़ें याद रहें, ठीक है। आगे चलते हैं। सो उसके बाद हमारे पास आया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फिर आया वाइल्ड लाइफ सेंट्रल रूल्स 1973। फिर आया हमारे पास वाइल्ड लाइफ रूल्स ट्रांजैक्शन एंड टैक्सीडर्मी 1973। फिर आया हमारे पास वाइल्ड लाइफ लाइसेंसिंग रूल्स 1983। फिर आया हमारे पास वाइल्ड लाइफ कंडीशन फॉर पोजेशन बाई लाइसेंस रूल्स, ठीक है, ये कब आया हमारे पास? 1995। उसके बाद आया हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंट्रल रूल्स, फिर आया हमारे पास ये 1995 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल्स कब आया था हमारे पास? 1995 में। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट कब आया हमारे पास? 2002 में, ठीक है। चलो
अब आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन इज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ रूल्स। ये कब आया? 2003 में। डिक्लेरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्टॉक रूल्स, यह हमारे पास आया 2003 में। रिकॉग्निशन ऑफ जू रूल्स, ठीक है, यह है हमारे पास 2009 में। एंड ड्राफ्ट वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल कब आया? 2010 में। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स में। सबसे पहले डोपिंग के बारे में। डोपिंग क्या होती है? एक ऐसी प्रोसीजर जिसमें हम एनिमल को अदर देन नॉर्मल न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं, जिसके उस वजह से उसकी स्पीड, स्टेमिना एंड करेज टू कंडक्ट फॉर अ रेस बढ़ जाए। ये यूजुअली जो हमारे रेस हॉर्सेज और रेस एनिमल्स होते हैं उसमें किया जाता है। उसमें आप क्या दे सकते हो? कैफीन दे सकते हो, स्ट्रिचनिन दे सकते हो, पिक्रोटॉक्सिन, कोकेन वगैरह आप दे सकते हो, जिसकी वजह से एनिमल का स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड कंडक्ट फॉर गोइंग फॉर अ रेस विल इन्हांस, एंड जो कि एक इलीगल प्रोसेस होता है, इलीगल प्रोसीजर होता है, एंड हेंस इट कम्स अंडर डोपिंग। अब एक आता है आपके पास बिशपिंग। बिशपिंग क्या होती है? एक बिशपिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप एक्वाइन के टीथ को, ठीक है, ऑल्टर कर देते हो उनकी अपीयरेंस को, ताकि वो यंग दिखाई दें। ठीक है, इसमें आप यूजुअली क्या करते हो? जो गलवाने ग्रूव होता है उसको आप फिल कर देते हो, एंड इट विल गिव द शेप एंड लेंथ ऑफ द टीथ, जो कि यंग हॉर्स को अपीयरेंस के सिमिलर होते हैं। एंड साथ ही साथ आप इसमें, लोग इसमें सिल्वर नाइट्रेट जो होता है आपका, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग ऑफ आर्टिफिशियल कप्स। नहीं आया समझ में? देखो, बिशपिंग एक ऐसी प्रोसेसर है, ये भी एक फ्रॉड है। ठीक है, इसमें आपने क्या करा? एनिमल को ऐसा अपीयर करा दिया कि जो बुढ़ा जानवर है वो यंग दिखाई दे। यही तो करा है। इसमें आप क्या करते हो? जो गलवानी ग्रूव होता है, ठीक है, उसको क्या करोगे? उसको फिल कर दोगे, और यू कैन यूज सिल्वर नाइट्रेट कैप्स फॉर क्रिएटिंग ऑफ कप्स। ठीक है, एंड हेंस इट इज नोन एज बिशपिंग। ठीक है, अब एक आता है आपके पास क्या? डॉकिंग एंड व्हाट? बॉबिंग। डॉकिंग एंड बॉबिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आप जो एनिमल की टेल है, ठीक है, उसको आप क्रॉप कर देते हो फॉर कॉस्मेटिक पर्पस, एंड इट इज़ ऑल्सो इलीगल। इसमें आप लोग ईयर का भी क्रॉपिंग करते हैं लोग, एंड उसको भी हम डॉकिंग या बॉबिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कुछ आपको चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वो 15 सितंबर 1883 में बनी थी। ठीक है, एंड ये पार्टनर है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की। ठीक है, एक है आपके पास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्सचेंज में। ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इसका इस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। साथ ही साथ जो इसकी लोकेशन है, इट इज़ इन देहरादून। ठीक है, क्लोज टू राजा जी नेशनल पार्क। आगे समझ में? मूविंग ऑन, आप लोग को एक और चीज़ ध्यान में रखनी है जो कि हमारे पास है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक रेड डाटा बुक है जो कि इंडियन एनिमल्स के लिए है। ठीक है, फिर आपके पास नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये हमारा 1952 में बना था, और सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992 में बनी थी। ठीक है, एक हमने आपने सुना होगा IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसको हम लोग वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे समझ में? एक आपने पढ़ा होगा सिटीज। सिटीज क्या होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, आगे समझ में? और भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कन्वेंशन के साथ कब साइन करा था? जुलाई 1974। ठीक है, एक आता है आपके पास ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है? इट इज़ अ ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस फॉर फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ठीक है, यह 1975 में बना था, जिसका एम क्या था? मॉनिटरिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, इन व्हाट? इन वाइल्ड लाइफ। आगे समझ में? नेक्स्ट हमारे पास यूनेस्को। ठीक है, इसकी तो फुल फॉर्म सभी लोग जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, जो कि 1961 में बना था, एंड जाइंट पांडा इज अ सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेथ इन एनिमल्स। ठीक है,
जो बेसिकली जो होता है डेथ क्या होता है, जब आपकी जो लाइफ है उसको, जो ऑपरेशन है दैट गोज सीज्ड, the cessation of life that is being final. So final cessation of life is known as what? It is known as death. Usually जो डेथ होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? हमारा कार्डियक अरेस्ट की वजह से, जिसको हम लोग हार्ट फेलियर कहते हैं, या तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं, ठीक है। क्लिनिकल डेथ क्या होती है? क्लिनिकल डेथ इट इज व्हाट दैट इज बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय डीपेस्ट डिप्रेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ सीएनएस। क्लिनिकल डेथ क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन जब सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डीपेस्ट डिप्रेशन हो जाए, ठीक है, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ व्हाट? सीजेशन ऑफ लाइफ, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल डेथ। आगे समझ में कोई दिक्कत? अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेथ की बात करें तो एक होती है एपेरेंट डेथ, एक होती है इंट्रायूट्राइन डेथ, एक होती है लोकल डेथ, एक होती है नियोनेटल डेथ, एक होती है सोमैटिक डेथ, एक होती है मॉलिक्यूलर डेथ, ठीक है। आपका एपेरेंट डेथ क्या होती है? जब आपकी जो वाइटल फंक्शंस हों बॉडी के, ठीक है, दे आर फीबली मेंटेन एंड नॉट एपेरेंट। इंट्रायूट्राइन जब फीटस की यूट्रस में डेथ हो जाए। लोकल डेथ मतलब किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी की डेथ हो जाए। नियोनेटल डेथ मतलब न्यूली बॉर्न एनिमल्स की। सोमैटिक डेथ मतलब होल बॉडी की। एंड मॉलिक्यूलर डेथ व्हेन द डेथ ऑफ द टिश्यूज विल अकर। जो मॉलिक्यूलर डेथ होती है वो सोमैटिक के बाद होती है, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत? चलो, अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, द लास्ट डाटा दैट इज NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका गठन 2005 में करा गया था एंड ये एपेक्स बॉडी होती है इन मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजास्टर इन इंडिया, जिसके जो चेयरमैन होते हैं इटसेल्फ इज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड इसका डिवीजन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होता है, नेशनल, स्टेट नेशनल लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, विलेज लेवल पे, एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट में बस दो ही चीज़ याद रखनी है, NDMA क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कब गठन हुआ, NDRF की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और जो NDMA है, ठीक है, उसके चेयरमैन कौन है और किसका क्लासिफिकेशन किस रूप में है। तो पहला है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, फिर है आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, फिर है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन।